हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन पे वीडियोज बनाओ, कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग सकता है और ऑब्जेक्शन किस तरह से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए 20 नवंबर को नोटिस आया था यूनिवर्सिटी का कि देखिए हमारे आंसर की जारी हो गई है, और जो भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाने हैं जितने भी क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे लिखा है 24 नवंबर को तक लगा सकते हो, भी 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक ही आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर ये ऑब्जेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं होगा। मीन्स आपको मेल करना है। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप ऑब्जेक्शन कैसे करें। अपना प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय की ईमेल देखिए, लिखा है BEd Entrance 2021 @KU nainital.ac.in। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किस तरह से करना होगा, मीन्स आपको ईमेल करना होगा और उसमें क्वेश्चन नंबर लिखने होंगे, सेट लिखना होगा। उसमें आपका पेपर कौन सा है, B1 B2, ठीक है, सेट लिखना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा कि इन क्वेश्चन पे हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे अगर सारे ऑप्शन रॉन्ग है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है ना, आपने जैसे मान लीजिए B1 निकाला, उसका क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 10 है, ठीक है, उसके सारे ऑप्शन रॉन्ग है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हुए थे ना, उसमें सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए थे, तो उसमें आप लिख देंगे ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो। बाकी आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, उससे भी चल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। बट अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना नहीं आएगा तो मैं इसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो। बट ये ऐसे ईजी है, ये हो जाएगा, अदरवाइज मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो देखिए हमारे दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है। मैंने इसके लिए बहुत रिसर्च की है, ठीक है, बहुत एनालाइज किया है, बहुत लोगों से पूछा भी है, ठीक है, बहुत सारे सोर्स ढूंढे हैं कि कौन कौन से हमारे आंसर, हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग सकता है। और देखिए 3 क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, जिस दिन हमारा एग्जाम हुआ था उसी दिन मैं बता चुका था कि 3 क्वेश्चन इसमें क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, मीन्स उनके ऑप्शन ही सारे के सारे गलत हैं, तो आपको बोनस मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से। तो इनमें तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे साइंस ग्रुप का एग्जाम है, साइंस ग्रुप का पेपर था। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स का पूछा था हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में मैट्रिक्स था, इसमें हमें A² की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो ये A² को जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 0 0 -1 आ रहा था, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। बट इन्होंने जो आंसर की में ऑप्शन दिया है, इसका आंसर नंबर D राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको +1 बोनस मिलना ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। ये कुछ वर्तनी लिखनी थी, उसमें उज्ज्वल शब्द पूछा था एक। ठीक है, उसमें उज्ज्वल उन्होंने गलत लिखा था। ये हाँ, ये हिंदी का पार्ट है, तो इसमें तो सभी को मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन तो साइंस ग्रुप वालों को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साइंस ग्रुप का पेपर है। देखिए ना, इसमें 4 के 4 ऑप्शन हमारे क्या हैं, ये सारे रॉन्ग है। इसलिए उज्ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए सोर्स है ल्यूसेंट की बुक है। ठीक है, बाकी आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, उज्ज्वल इसमें क्या है, दोनों हमारे लॉ, ठीक है, आधे आधे होते हैं, आधे जो होते हैं। ठीक है, उज्ज्वल में तो देखिए इसमें भी आपको +1 बोनस मिलेगा, जो सभी को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन था जीके एंड रीजनिंग से था। ठीक है, जीके एंड रीजनिंग, उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए थे, और जो उसके ऑप्शन थे सारे के सारे रॉन्ग थे। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे गए थे। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आ रहे थे वो 12 आ रहे थे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे थे, 12 आ रहे थे। पर इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है ना, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि 8, इसमें 8 ट्रायंगल है, बट ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, तो इसमें भी आपको +1 बोनस मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि 3 क्वेश्चन इन्होंने रॉन्ग दिए थे, सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग थे। देखिए साइंस ग्रुप वालों को तो +3 मिलने हैं। ठीक है, और आर्ट्स ग्रुप वालों को और कॉमर्स वालों को +2 मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो साइंस का है, बाकी ये दोनों तो सभी के लिए कंपलसरी थे। ठीक है, तो 3 नंबर तो आप जोड़ लीजिए साइंस वाले, 2 नंबर जोड़ लीजिए हिंदी वाले अपने लिए, सॉरी आर्ट्स वाले और साइंस कॉमर्स वाले। ठीक है, तो देखिए इसमें 12 ट्रायंगल आ रहे थे, मैं बता चुका था 12 ट्रायंगल कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, इन्होंने कुछ रॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखिए छायावाद का समय है ना, तो देखिए मैंने ल्यूशन की बुक में भी देखा है, गूगल पे भी सर्च किया है, बहुत इससे सर्च किया मैंने। तो जो ल्यूशन की बुक है उसमें लिखा है जो छायावाद का समय है वो है 1918 से लेकर 36 तक। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 1918 से 36 तक। ठीक है, 1918 से 36 तक लिखा है उन्होंने, पर इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था 1918 से 36। ठीक है, तो इन्होंने 1918 से 35 लिखा है, तो ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था आपको 1918 से 35। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट है वो तो 1918 से 36 है, बट इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने आंसर दे रखा है बी। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से इन्होंने सही दे रखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसी गलती तो करेगी नहीं। ठीक है, मतलब
अब यूनिवर्सिटी है तो सारे क्वेश्चन तो गलत नहीं बना सकते ना, आप कुछ तो कह रहे ह्यूमन एरर हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो सारे आंसर तो मतलब लगाएगी नहीं सही, ठीक है, सारे क्वेश्चन गलत ही देंगे। अब देखिए ये सी और डी तो इसके हो नहीं सकते, अब जो कन्फ्यूजन है वो ए और बी में है, ठीक है। अब अगर इन्होंने 1918 से 36 तक दिया होता ना तो हम इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते थे, बट मुझे नहीं लगता है कि ये इसको चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 1920 से चल के 36 है ना तो वो भी इसके अंदर आ रहा है, हमारा छायावाद के अंदर आ रहा है, बट इन्होंने एग्जैक्ट नहीं लिखा है ना 1918 से 36, तो इसलिए वैसे जो इन्होंने ये है कि ये ऑप्शन इन्होंने देना नहीं था, जो ऑप्शन है ये इन्होंने देना नहीं था, ठीक है, इन्होंने लेकिन कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि 1918 से 35 लगेगा, 1918 से 36 लिखते हैं तो इसका ऑप्शन ए ही सही होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो यूनिवर्सिटी अपना आंसर चेंज करेगी, तो ये 1920 से 36 तक ही रहेगा इसका आंसर, मुझे लगता है कि ये चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जितना ऑब्जेक्शन लग सकता है। देखिए स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ठीक है, तो स्त्री पुरुष का जोड़ा आप देखिए इन्होंने दिया है दंपति, ठीक है, तो दंपति इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सही दिया है, क्योंकि देखिए स्त्री पुरुष का जोड़ा जनरली होता है पति पत्नी का जोड़े को हम बोलते हैं ना, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब पति पत्नी का जो युग्म होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दंपति, ठीक है, मीन्स उनको, ठीक है, इसको हम दंपति बोल सकते हैं। अब जो स्त्री पुरुष का जोड़ा जो जनरली यूज होता है ना वो पति पत्नी के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इनका आंसर दंपति है, बट इसका आंसर युगल भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, मीन्स सी और डी इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, तो इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन लग सकता है, मीन्स मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, बट जो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा कि इसका आंसर वैसे दंपति होना चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी चेंज कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम क्या कर सकते हैं ना, अब यूनिवर्सिटी की बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उनके सोर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए सी और डी इसका हो सकता है, अगर आप ऑब्जेक्शन लगाने आते तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ पैसे तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है, सिंपल आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, बट देख लीजिएगा, ठीक है, अगर इसमें चेंज हो जाए तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक ये चेंज करेंगे, ठीक है, दंपति इसका राइट आंसर होगा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, बट युगल भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो सकता है सी और डी, जैसा बहुत बार हुआ है कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे है ये 108 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें पूछा गया था कि पूर्व बोध मानदंड से संबंधित नहीं है, कौन सा गुण पूर्व बोध मानदंड से संबंधित नहीं है। पूर्व बोध का मतलब ये है ना कि अगर ये ऐसे कोई टीचर बन चुका है, मीन्स टीचर रिक्रूटमेंट हो चुका है, तो देखिए उसके लिए पहले उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा, पहले उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, यूटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, वो तो सब क्राइटेरिया है ना, आपको एलटी का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको लेक्चरर मतलब जो भी आप जिस भी एग्जाम में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एलटी बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, प्राइमरी बन रहे हैं, तो आपको सीटेट वगैरह तो पास करना ही पड़ेगा। तो देखिए उसमें जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है ना वो तो पहले ही चेक हो चुका होता है, ठीक है, कॉग्निटिव नॉलेज तो नॉलेज भी हमारी चेक हो चुकी है कि इससे कितना नॉलेज है, और ये टीचिंग एटीट्यूड है ना ये भी चेक हो चुका हुआ होता है, ठीक है, बट जो है ना कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण, ठीक है, ये तो अब तब पता चलेगा ना जब हम टीचर बन जाएंगे, ठीक है, कि कक्षा में हम जब पढ़ा रहे हैं तब पता चलेगा ना हमें कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है बच्चों के साथ, ठीक है, तो ये बाद में पता चलना चाहिए, बट ये इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी सही कैसे हो सकता है, ठीक है, अभी देखो इसके लिए देखो मैं क्या सोर्स दे रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब जरूरी नहीं कि जो सारे टीचर होते हैं उनका एटीट्यूड होता ही है पॉजिटिव, है ना, हर कोई एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं पढ़ाता क्लास में ना, कुछ ही टीचर होते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, आप भी देखते होंगे, ठीक है, आप भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि जैसे हम 12th तक पढ़ते हैं या कॉलेज में भी पढ़ते हैं ना, तो सारे टीचर तो हमें नहीं पढ़ाते हैं, मतलब कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं ना, मतलब उन्हें सिर्फ टाइम काटना होता है, ठीक है, लेकिन तो उनका एक एटीट्यूड नहीं होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है कि हाँ हम कोई बच्चों को सिखाएं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड होता है ना पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी नहीं है, ठीक है, अब एटीट्यूड तो चेक हो जाता है वैसे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही पढ़ाए, तो इसके रिस्पेक्ट में इनका आंसर जो डी है वो सही हो सकता है, बट जो सी है क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी है ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, तो ये भी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल राइट आंसर हो सकता है, ठीक है, तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए अब यूनिवर्सिटी चेंज करे ना करे अब ये उनकी बात है, ठीक है, बट ये ऑप्शन डी इसलिए सही हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी नहीं है ना, टीचर हर किसी टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता है पढ़ाने के लिए, तो इसलिए इसका आंसर डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब देखिए एक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा था इसने, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है, तो इन्होंने जो आंसर दे रखा है इन्होंने आबभाव दे रखा है, ठीक है, जो कि रॉन्ग आंसर है, ठीक है, आबभाव इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा हुन रूल होगा, ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखिए हुन रूल और आबभाव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पहले आबभाव को देख लेते हैं। आबभाव रूल क्या कहता है, ठीक है, आबभाव ने रूल दिया था, ठीक है, कि जो भी हमारे सबसेल्स होते हैं, सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन को भरने का ऑर्डर होता है उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है, मीन सबसे पहले 1s भरता है, ठीक है, 2s भरता है, ठीक है, फिर 2p भरता है, फिर
3s का नंबर आता है, फिर 3p का नंबर आता है, ठीक है, फिर 4s का नंबर आता है, फिर 3d का नंबर आता है। मीन्स इनकी एनर्जी का होता है ना ऑर्डर, n+l रूल से निकालते थे हम, n+l रूल, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने 11th क्लास में, n+l रूल लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये है, तो ये ऑर्डर हो जाए, ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अबव के अकॉर्डिंग होता है। मीन्स इसकी एनर्जी सबसे कम है तो ये सबसे पहले भरा जाएगा, इसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है तो ये बाद में भरा जाएगा, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है तो ये बाद में भरा जाएगा। तो ये तो हमारा होता है सबसेल में एनर्जी, सबसेल की एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। बट जो हुंड रूल कहता है, हुंड रूल क्या कहता है, ठीक है, कि जो ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीजन में ये भर रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिखा था ये पहले जब समझाया था मैंने आंसर की में। तो ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, 2p4 है, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारा क्या है 2p4 है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, सभी ऑर्बिटल्स में हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद जो ये पेयरिंग होगी चौथे नंबर से स्टार्ट होगी, ठीक है, चौथे इलेक्ट्रॉन को। अब ये नहीं कि हमने जैसे 4 हैं तो हमने 2 ऐसे भर दिए और 2 ऐसे भर दिए, ठीक है। तो ये भरने का जो ऑर्डर है ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो जो हम भर रहे हैं ना, तो ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग होता है, जो भी हम भरने का क्रम है ये क्या है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, हुंड रूल होना चाहिए। इन्होंने ऑप्शन गलत दे रखा है। और वैसे इन्होंने जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन भी इन्होंने गलत छापा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने जो लैंग्वेज है इसकी गलत छापी हुई है, ठीक है। तो या तो ये देते हैं कि सबसेल का भरने का, ठीक है, या फिर सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मतलब ऑर्बिटल में भरने का। तो इसलिए ये थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ा इन्होंने गलत दे रखी है, इसकी वजह से शायद इन्होंने अबव दिया होगा आंसर, बट ये गलत ही दिया है, ठीक है। या तो ये लैंग्वेज को ही सही करते या फिर ऑप्शन को ही सही कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में भरने का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये हुंड के अकॉर्डिंग होता है। तो इसका आंसर है हुंड रूल। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने बोला था पानी का शुद्धतम रूप क्या है, ठीक है, पानी का शुद्धतम रूप। तो इन्होंने दे रखा है रेन वाटर, ठीक है। अब देखिए रेन वाटर कब होता है पानी का शुद्धतम रूप, इसके भी देखिए, इसको देखो एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे जो हमारा अगर नेचुरल वाटर पूछा जाता हमसे, है ना, अगर हमसे पूछा जाता नेचुरल वाटर, अगर हमसे पूछा जाए नेचुरल वाटर का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो तो हमारा रेन वाटर होता है, ठीक है, नेचुरल वाटर का। बट जो अगर डिस्टिल्ड वाटर भी आ गया ना इसमें, तो लेकिन डिस्टिल्ड वाटर देखिए कब प्योर बन जाता है ना, तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको हम प्योर क्यों बोल रहे हैं, ओवरऑल में डिस्टिल्ड वाटर ही प्योर होगा। वैसा क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना इसे कंडेंस करके बनाया जाता है, इसे लैब में बनाया जाता है कंडेंस करके, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रिकली मतलब, ठीक है, इसे कंडेंस करके बनाया जाता है, जो कि हम इन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर होता है और आसफी जल होता है, ठीक है। तो इसमें इंप्योरिटी हमारी निकल जाती है कंडेंसेशन से। तो अगर यहाँ पे पूछा जाता है नेचुरल वाटर, अगर इन्होंने पूछा जाता कि नेचुरल फॉर्म वाटर मतलब व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, तब तो इसका राइट आंसर होता है रेन वाटर, ठीक है। बट अगर इन्होंने देखो इन्होंने नेचुरल नहीं लिखा है ना, इन्होंने सिंपल वाटर लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आसफी जल होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी इन्होंने आंसर गलत दे रखा है, प्रमुख वायु प्रदूषक है, ठीक है, मीन्स मेजर एयर पॉल्यूटेंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, बट इन्होंने ऑप्शन में दिया है कार्बन, ठीक है, इन्होंने आंसर के में दिया है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रीन हाउस में होता तो ये हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, वो हमारा क्या है मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। और बाकी जो हमारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट है वो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, ठीक है, और CFC, ये सब हमारे क्या है मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा, और इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ट्रायंगल वाले में बता चुका हूँ। अब बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और है इसमें ये वाला, ठीक है, मध्य बुद्धि, ठीक है। तो इसका भी मैंने बहुत सर्च किया है, तो इन्होंने जो ऑप्शन दे रखा है, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है बहुब्रीय, ठीक है, इन्होंने आंसर दे रखा है बहुब्रीय, बट जो इसका राइट आंसर है वो है कर्मधारय, जो कि इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें +1 बोनस मिल सकता है, ठीक है, +1 बोनस मिल सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसमें, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें मिल ही जाएगा, बट हाँ उन 3 क्वेश्चन में तो मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या आंसर यहाँ पे बहुब्रीय दिया है, ठीक है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें कर्मधारय के हिसाब से इसमें बोनस मिल जाए, क्योंकि जो है मंदबुद्धि में कर्मधारय ही होता है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखा था मैंने। तो हो सकता है कि इसमें +1 मिल जाए, बट यूनिवर्सिटी ने बहुत गलती की है अगर इसमें बहुब्रीय दिया है तो, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। अब देखिए और क्वेश्चन, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ये सही है इसका गलत दिया है, ठीक है। अब जैसे निरोग शब्द है ना, निरोग शब्द को देखिए, इसका मैं बता रहा हूँ, इसका जो इन्होंने राइट आंसर दिया है B, तो इसका राइट आंसर B ही होगा, ठीक है, मैंने गूगल पे भी चेक किया है।
तो जब मैंने बुक में भी देखा तो बुक में तो वैसे मुझे मिला नहीं इसका सही वर्तनी, बट मैंने देखा था, ल्यूशियन की बुक ही थी, तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद किया था उन्होंने, ठीक है, क्या लिखा था, निरोग शब्द का संधि विच्छेद किया था। तो जो निरोग शब्द का संधि विच्छेद होता है नी प्लस रोग, ठीक है, नी प्लस रोग मतलब छोटी नी प्लस रोग, वो होता है निरोग। तो जो उन्होंने दिया था ना ये तो फिर निरोग ही दिया था, मैंने बड़ी ई की मात्रा दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर भी सही है, ठीक है। और गूगल में भी इसका आंसर ये निरोगी दिखा रहा है, जो कि इसका शुद्ध रूप है, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ये आंसर चेंज करेंगे, और अब ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें आंसर चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन है इसी टाइप के। हाँ, कुछ बच्चे इसमें भी कह रहे थे ये त्रुटिपूर्ण भाग है, ठीक है, तो इसमें उन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, इन्होंने राइट आंसर इसका सी दिया है, तो सही है, ठीक है। इसी में त्रुटि है, ठीक है, इसमें त्रुटि कैसे है, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। अब देखिए एक फूलों की माला पहला है ना, तो इसका ये राइट आंसर है, ठीक है, मीन्स इसमें त्रुटिपूर्ण भाग यही है, एक नहीं होना चाहिए ना। अब एक फूल की माला थोड़ा बनाई, मीन्स ये फूलों की माला पहनाई, तो सिंपल फूलों की माला पहनाई होना चाहिए था, छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की माला पहनाई, ये एक जो है ये गलत है, ठीक है, मीन्स एक नहीं आना चाहिए, तो ये त्रुटिपूर्ण है, बिल्कुल इन्होंने राइट दिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, ना इसका आंसर चेंज होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, ये नौजवान युवकों वाला था ये, ठीक है, हाँ, तो इसमें भी इन्होंने बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है, नौजवान युवक जो लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए दिया था इन्होंने राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता। अगर आप लगा भी दें तो भी ये आंसर चेंज नहीं करेंगे, क्यों, देखिए चाहे आप नौजवान बोलो या युवक बोलो, बात तो एक है ना, क्योंकि युवक ही तो नौजवान होते हैं, तो या तो ये नौजवानों को लिखते, ठीक है, या तो ऐसे लिखते नौजवानों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, या फिर ये लिखते युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया, मीन्स युवकों को इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, तो नौजवान और युवक एक ही तो होता है, मीन्स एक ही सेंस में यूज होता है, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, लगा सकते हो तो लगा लेना, बट ये आंसर चेंज नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं बता चुका हूँ दंपति वाला, ये भी मैं बता चुका था कक्षा में, प्रभावशाली संप्रेषण, कार्बन मोनोऑक्साइड और ट्रायंगल, ठीक है। तो मुझे देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, ठीक है, मैंने कौन कौन से पेपर अच्छे से देखे, मैंने जो एनालाइज किए, वो एक हिंदी लैंग्वेज का पार्ट था, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, मैंने एक हिंदी लैंग्वेज का पार्ट एनालाइज किया था अच्छे से, जीके एंड रीजनिंग, ठीक है, जीके एंड रीजनिंग, साइंस पार्ट, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो मैंने चारों पार्ट ही अच्छे से एनालाइज किए थे, बाकी को मुझे देखने का इतना टाइम नहीं मिला। तो अगर आपका सब्जेक्ट है, जैसे आप आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, मैंने आर्ट्स, ठीक है, कॉमर्स और एक इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट, ये मैं नहीं देख पाया हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लगता है कि इन्होंने आंसर की गलत दी है या कोई क्वेश्चन गलत छपा है, तो आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से इसे देख सकते हैं, ठीक है, और आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन में कोई पैसा लग नहीं रहा आपका, ठीक है, कोई पैसे नहीं लग रहे उसमें, फिर आपको मेल करना है। तो अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी और हाँ, इन चार पार्ट में भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन लगता है जो ऑब्जेक्शन के लायक है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बट मुझे फिलहाल यही क्वेश्चन दिखे जो ऑब्जेक्शन के लायक हैं और इनमें जो आपको मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह से अगर ऑब्जेक्शन लगाना नहीं आएगा, मीन्स आपको मेल करना नहीं आएगा, तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपको मेल करना तो आता ही होगा, ठीक है, नहीं आता है तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप कमेंट्स कर दीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि मैं कितने बीएड कॉलेज हैं इसमें, ठीक है, और फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। और एक मेरे से थोड़ा मिस हो गया था, जो मैं फ़ीस की वीडियो बना रहा था, उसमें देखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट का कुछ क्राइटेरिया होता है, इनकम सर्टिफिकेट के क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो जो एससी का के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है वो है 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख पर एनम में, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए सैलरी, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, मीन्स एक साल की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ओबीसी के लिए जो सैलरी है वो 1 लाख रुपये होनी चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, ठीक है, एनसीएल में नॉन क्रीमी लेयर 1 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसे जो ईबीसी था ना, ईबीसी का मतलब ही जनरल कैटेगरी के वालों के लिए, ईबीसी का मतलब है इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, मीन्स जनरल कैटेगरी के लिए, और इसमें जो सैलरी होनी चाहिए वो भी 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, आप एनएसपी से देख सकते हैं इसको और इसे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा मिस कर दिया था, तो आज मैंने बता दिया, इसको भी आप रियल देख लीजिएगा और अपना इनकम सर्टिफिकेट देख लीजिएगा और फॉर्म भर लीजिएगा इसका, ठीक है। इसके बाद से देखिए दोस्तों, जो अगली वीडियो आएगी, मेरी अगली वीडियो होगी काउंसलिंग से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड की, ठीक है, कि काउंसलिंग कैसे करनी है, और इसका रिजल्ट जैसे आएगा मैं रिजल्ट के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा, और जो काउंसलिंग में जो कॉलेज फिल करते हैं ना, कॉलेज फिल करते हैं सबसे पहले, वो आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको कॉलेज फिल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले मतलब आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से मैं आपको
बताऊँगा, ठीक है। तो आप मेरे ये वीडियो को देखते रहिए, और जो भी आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी आप देखिए, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है काउंसलिंग के बाद, उसके लिए भी मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊँगा, ओके। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए सबको तो वैसे पॉसिबल नहीं हो पाता रिस्पॉन्ड करना, बट फिर भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर 1-2 कमेंट छूट जाते हैं तो छूट जाते हैं, जनरली मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है, ओके। और जो भी अब नई वीडियो मैंने आपको बता दिया काउंसलिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी कि कौन कैसे हम काउंसलिंग करते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।